Hello students, myself विशु छतवानी। आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड गवर्नमेंट कॉलेज में मैं प्रोफेसर हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर। इनकम टैक्स के लगातार क्वेश्चन हम कर रहे हैं और इस सीरीज में 14th क्वेश्चन बैंक आपके सामने में लेके आ रहा हूँ। 20 क्वेश्चन अपन हर बार लगाते हैं और मकसद यही है कि आप इनकम टैक्स में आपकी जो तैयारी चल रही है, चाहे वो कॉलेज लेक्चरर के लिए हो, चाहे किसी स्टेट पीएससी एग्जाम के लिए हो, एसएससी एग्जाम के लिए हो, या कहीं अकाउंट ऑफिसर या जूनियर अकाउंटेंट या यूजीसी नेट कॉमर्स, कहीं पे भी इनकम टैक्स अगर है और आपने तैयारी थोड़ी बहुत कर रखी है तो अपनी तैयारी को आप चेक कर सकते हैं कि कितनी अच्छी या अच्छी नहीं चल रही है। चलिए सर शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है, determine the residential status of a HUF if HUF control and management is wholly situated in India and Karta of HUF is a non-resident in India for that previous year। ओके, ये क्वेश्चन है रेजिडेंशियल स्टेटस पे बेस्ड और क्वेश्चन है रिलेटेड टू HUF। देखिए HUF में पहले आपको ये चेक करना चाहिए कि पूरा कंट्रोल या थोड़ा सा कंट्रोल इंडिया में है क्या। मान लीजिए है, अगर है तो ये पहले लें, अगर मान लीजिए है तो ये पट्टा रेजिडेंट तो साबित हो गया। अब रेजिडेंट आने के बाद आप जानते हो कि या तो ये ऑर्डिनरी रेजिडेंट साबित होगा या ये नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट साबित होगा। एटलीस्ट ये रेजिडेंट तो साबित हो ही गया है क्योंकि कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया है। अब वो कैसे साबित होगा या वो कौन तय करेगा सर? वो तय करेगा कर्ता। अब कर्ता, इन्होंने कहा कि कर्ता जो है वो नॉन रेजिडेंट है, पिछले साल वो नॉन रेजिडेंट है, लेकिन मजेदार बात ये है कि आपको ये देखना है, प्रीवियस ईयर नहीं देखना, कर्ता के लिए बता रहा हूं वापस। अब हम कर्ता को चेक करेंगे लेकिन कर्ता को प्रीवियस ईयर के बेसिस पे नहीं चेक करेंगे। प्रीवियस ईयर से पहले के जो 10 साल होते हैं अपने को वो देखना है कि उन 10 साल में कभी वो 2 साल रेजिडेंट रहा क्या, 2 या 2 से ज्यादा साल वो रेजिडेंट रहा क्या। और साथ में ये भी देखना है कि पिछले 7 साल में उसने 730 डेज इंडिया में वो रहा क्या। मान लो ये दोनों कंडीशंस कर्ता ने पूरी कर दी तो आपका स्टेटस बनेगा रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट। मान लो कर्ता ने वो दोनों कंडीशन पूरी नहीं की तो आपका स्टेटस बनेगा रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। अब ये क्वेश्चन अधूरा है। इस क्वेश्चन में जो पिछले 10 साल हैं, प्रीवियस ईयर से जो पहले के 10 साल हैं या 7 साल हैं, उसके बारे में क्वेश्चन साइलेंट है। तो आप इसके सारे ऑप्शंस देखने के बाद इसका आंसर जो टिक करेंगे बेटा वो आप करेंगे रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट एंड इट में बी रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। ये जो मैंने सारे आपको नियम बताए सर, ये मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, आप इसे देख लीजिएगा। पहले HUF को देखा जाता है, उसका कंट्रोल देखा जाता है, उसके बाद कर्ता को कहा जाता है कंडीशंस पूरी करने के लिए। तो ये आप रोक के देख लीजिएगा। चलिए सर अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। पार्ट 2 ऑफ द शेड्यूल फर्स्ट ऑफ द फाइनेंस एक्ट 2018 गिव्स द रेट ऑफ TDS फॉर द प्रीवियस ईयर। आराम से ये कहता है कि जो फाइनेंस बिल आता है, पहले बिल आता है, फिर वो पार्लियामेंट से पास होने के बाद फाइनेंस एक्ट बनता है। अभी बात कर रहा है 2018 के एक्ट की। समथिंग ये कब आया होगा बेटा? ये आया होगा फरवरी 18 में, फरवरी के आसपास बजट आता है तभी आया होगा। तो ये किसके बारे में बात करेगा सर? ये बात करेगा 18-19 के बारे में, क्योंकि 17-18 तो खत्म हो रहा है, 17-18 तो एंड की तरफ है। तो ये फाइनेंस एक्ट बताएगा 18-19 के बारे में कि टैक्स रेट्स क्या होंगी और TDS रेट्स क्या होंगी। यही इसका क्वेश्चन था कि फाइनेंस एक्ट किस ईयर के बारे में बताएगा। तो अगर 18 का एक्ट है तो इट विल टॉक अबाउट 18-19। वेल ठीक है सर, अगला क्वेश्चन देखते हैं सर। अगला क्वेश्चन कहता है विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इनकम इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। इनमें से कौन सी इनकम एग्जेम्प्ट है? सम रिसीव्ड बाय अ मेंबर फ्रॉम HUF। हाँ ये एग्जेम्प्ट है। अगर किसी मेंबर को HUF यानी जो अपनी फैमिली है उससे कुछ शेयर मिलता है तो वो एग्जेम्प्ट होता है। डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम अ फॉरेन कंपनी, सर ये टैक्सेबल होता है। एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम बांग्लादेश टैक्सेबल। सैलरी इनकम फ्रॉम NGO टैक्सेबल। तो सर इसका आंसर ए हो जाएगा। ऑड वन आउट से भी समझ सकते हैं, क्वेश्चन में पूछा भी खैर एग्जेम्प्ट ही था। तो हमें पता है कि जो डिविडेंड हमें फॉरेन कंपनी से मिलता है वो टैक्सेबल होता है। अगर विदेश में कोई खेती होती है, वहां से कोई इनकम होती है तो सर वो भी टैक्सेबल होता है। और अगर एक
एनपीओ से अगर आपको सैलरी मिली है तो आपके लिए सर वो सैलरी टैक्सेबल होगी। ठीक है सर, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनकैशमेंट ऑफ लीव सैलरी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट इज फुल्ली एग्जेम्प्ट इन द केस ऑफ, ऑप्शन देखते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय, बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय, गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। ठीक है सर, पहले बात कर लेते हैं लीव सैलरी क्या होती है। अगर आप जॉब में हैं, आपकी छुट्टियां बनी और आपने छुट्टियां नहीं ली, ठीक है, आपने छुट्टियां नहीं ली तो छुट्टियों के बदले आपने पैसा लिया तो नाउ क्वेश्चन इज कि वो जो पैसा मिलता है वो टैक्सेबल होता है, एग्जेम्प्ट होता है। तो सर जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज होते हैं उनके लिए वो एग्जेम्प्ट होता है। तो इस क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में तो आंसर सी है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बंदे होते हैं उनको रिटायरमेंट पे या रिजाइन करने पे छुट्टियों के बदले जो पैसा मिलता है वो एग्जेम्प्ट होता है। बाकी रहा प्राइवेट सेक्टर का एम्प्लॉय, प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉय को भी छुट्टी सरेंडर करने पे पैसा मिलता है, लेकिन उसकी टैक्सेबिलिटी के लिए एक सेक्शन होता है 1010 के आसपास, वो सेक्शन देखना होता है। नीचे लिखा हुआ आएगा अभी 10AA, ये वो सेक्शन होता है जिसमें तय होता है हाउ मच टैक्सेबल, हाउ मच एग्जेम्प्ट। बट ये नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए, जहां तक बात गवर्नमेंट एम्प्लॉय की है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय हो, छुट्टियों के बदले पूरा पैसा एग्जेम्प्ट होता है, कोई टैक्स। फिफ्थ क्वेश्चन, स्टैंडर्ड डिडक्शन इज अलाउड फ्रॉम ग्रॉस सैलरी अंडर सेक्शन। वेल, जो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है वो 50,000 मिलता है। क्वेश्चन सेक्शन के बारे में है कि किस सेक्शन के तहत मिलता है। तो सर ये स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको मिलेगा 16(1)(a), 16(1)(a) के तहत, 16 या सेक्शन 16 सब सेक्शन फर्स्ट ए के तहत आपको ये डिडक्शन मिलेगा। आपको इसके पीछे की प्रीवियस हिस्ट्री में पता है कि पहले सर एक ट्रांसपोर्ट अलाउंस होता था 1600 रुपये महीना, उसका एग्जेम्पशन होता था, और एक प्राइवेट मेडिकल फैसिलिटी होती थी जो 15,000 तक एग्जेम्प्ट होती थी। उसमें देखा गया था कुछ लोग मेलाफाइड प्रैक्टिस करते हैं, झूठे ट्रांसपोर्ट बिल या मेडिकल बिल लगाने की कोशिश करते हैं। तो बाद में उसे हटाकर फाइनेंस बिल जब आया था अरुण जेटली जी के टाइम में, तब उन्होंने 40,000 रुपये स्टैंडर्ड डिडक्शन कह दिया था कि फ्लैट 40,000 डिडक्शन मिलेगा, किसी की भी तनख्वाह कितनी भी हो उसमें 40,000 लेस होगा। अभी वो लिमिट बढ़ा के 50,000 कर दी गई है, तो 50,000 तक का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है। सेक्शन है 16(IA). ठीक है, मैंने पीपीटी यहाँ बनाया है इसलिए मुझे याद है, बट आपको भी थोड़ा तैयार करना है क्योंकि एक बार के लिए ये क्वेश्चन है आपको अलग कर देगा। मान लीजिए ये क्वेश्चन आ गया, आप जिन बच्चों ने कर लिया वो डेफिनेटली बाकी लोगों से 2 नंबर 3 नंबर आगे निकल जाएंगे, और आपको पता है कंपटीशन एग्जाम में तो आधे एक नंबर पे ही ऊपर नीचे हो जाती है मेरिट। विच इनकम आउट ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जेम्प्ट इनकम फॉर पॉलिटिकल पार्टी। ओके, पॉलिटिकल पार्टी के लिए क्वेश्चन है, हाउस प्रॉपर्टी की उनकी इनकम एग्जेम्प्ट होती है, अदर सोर्स की इनकम भी उनकी एग्जेम्प्ट होती है, किसी पर्सन से उनको वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशन यानी चंदा चढ़ावा मिलता है तो सर वो भी एग्जेम्प्ट होता है। डी ऑप्शन देखें क्या कहते हैं। डी ऑप्शन में कहता है हाउस प्रॉपर्टी, अदर सोर्स, कैपिटल गेन, वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशन। जी हाँ, ये चारों के चारों एग्जेम्प्ट होते हैं। तो डी पॉइंट बिल्कुल ठीक है, सिंपल है याद करना और लॉजिकली भी समझना। पॉलिटिकल पार्टी है, जितने भी कानून हैं वो कौन बनाती है, पार्लियामेंट बनाती है। पार्लियामेंट में कौन बैठे हैं, नेता मंत्री बैठे हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज को ही रिप्रेजेंट करते हैं। बात अब ऐसी है सर कि जो भी इनकम उनको होगी, चाहे हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, अदर सोर्स या वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन, वो सब एग्जेम्प्ट होगा। इसका सेक्शन है सेक्शन 13A। फिर भी आप कह सकते हैं सर सब कहाँ एग्जेम्प्ट है, सैलरी रह गया। हाँ तो ठीक है, अगर इनको सैलरी से इनकम होती है तो वो टैक्सेबल है, और इनको अगर पीजीबीपी की इनकम होती है तो वो टैक्सेबल है। पर आप भी सोच लो कि एक पॉलिटिकल पार्टी को सैलरी इनकम कैसे हो सकती है, कौन जॉब करेगा। फिर भी हाँ, अगर बिजनेस करे तो टैक्सेबिलिटी बनती है, अदरवाइज पॉलिटिकल पार्टी की अदर देन दिस बाकी चारों की चारों इनकम एग्जेम्प्ट है सर। चलिए सर, डिविडेंड रिसीव्ड बाय अ शेयर होल्डर फ्रॉम एन इंडियन कंपनी इज एग्जेम्प्ट, करेक्ट। इंटरेस्ट और एनी अदर एक्सपेंडिचर इनकरिंग फॉर अर्निंग सच डिविडेंड इनकम shall not be डिडक्टेबल, उसकी आपको कटौती नहीं मिलेगी सर। ऑप्शन है अलाउ होगा, बी ऑप्शन है अलाउ नहीं होगा, तो आगे ऑप्शन आएंगे बट अलाउ नहीं होगा। बात ऐसी है कि जैसे मान लो ये एक आदमी है और इस आदमी ने मान लीजिए 5 लाख रुपए लोन लिया, और लोन लेके इसने पैसा शेयर्स में लगाया। कहानी समझना,
5 लाख का लोन लेकर उसने पैसा शेयर्स में लगाया, तो अब इसके साथ दो चीज़ें होंगी। पहली, उसको डिविडेंड से इनकम होगी, और उसे लोन का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। नाउ द क्वेश्चन इज कि जो डिविडेंड की इनकम है वो क्या है, वो तो हो गई एग्जेम्प्ट, तो इस इंटरेस्ट का क्या होगा, इसका कुछ नहीं होगा। मतलब अगर ये इनकम टैक्सेबल होती तो मैं ये कहता कि ये इंटरेस्ट आप इस इनकम में से एडजस्ट कर दो। अगर टैक्सेबल होनी होती तो, ये अगर आप एक रूल समझ पाए तो बात यह है कि अगर आप किसी टैक्स फ्री इनकम को कमाओगे, टैक्स फ्री इनकम के लिए कोई खर्चा करोगे तो उसकी कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी। इस मामले में ऐसा ही है, डिविडेंड की इनकम टैक्स फ्री है, तो आप जो खर्चा करोगे उसकी कोई सुनवाई, कोई कटौती, कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। और वैसे सी ऑप्शन क्या कहता है कि कुछ कंडीशंस पूरा करने पे मिलेगा, जी नहीं मिलेगा। और डी में कह रहा है असेसिंग ऑफिसर सेटिस्फाई हो तो डिडक्शन मिलेगा, सर नहीं मिलेगा, आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। आगे क्वेश्चन है सर, ग्रॉस टोटल इनकम इज अराइव्ड आफ्टर, जीटीआई कब आती है? जीटीआई पांचों हेड को जोड़ के आती है, सही है। ये कहता है लॉस को छोड़कर बाकी 5 हेड जोड़ने पे आती है, बी ऑप्शन बिल्कुल गलत है। सी ऑप्शन में लिखा है पांचों हेड जोड़ने पर, क्लबिंग करने के बाद और सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड, ये बिल्कुल सही लिखा है। सी पॉइंट बिल्कुल सही लिखा है कि पांचों हेड एडजस्ट करने के बाद क्लबिंग के प्रोविजन आप जानते हैं, स्पाउस की इनकम को आपके अंदर मिलाया जाता है, या माइनर बच्चे की इनकम को मिलाया जाता है, या डॉटर इन लॉ, या कोई भी मैटर, क्लबिंग के बाद और सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड के बाद जो इनकम आती है दैट इज नोन एज जीटीआई। ठीक है, अपने पता होना चाहिए अकाउंटेंट होने के नाते या टीचर होने के नाते कि जीटीआई कहाँ आता है। और चौथे ऑप्शन में लिखा है कि पांचों हेड को जोड़कर क्लबिंग करने के बाद, सेट ऑफ करने के बाद और 80C से लेके 80U को सॉल्व करने के बाद। सर ये तो आप बहुत आगे आ गए, यहाँ पे तो आपका टीआई आ जाएगा। जितना ये चलते चलते आ गया यहाँ तो इसका टीआई आ जाएगा। हमसे पूछा गया था ग्रॉस टोटल इनकम, ठीक है बेटा, चलिए सी आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, एक असेसी ने 21 सितंबर 2018 को 21 सितंबर 2018 को उसने एक असेट परचेज की, रेट 40% थी। असेट को उसने 30 नवंबर को पुट टू यूज किया, 30 नवंबर 2019 को पुट टू यूज किया। हाउ मच डेप्रिसिएशन शैल बी अलाउड टू असेसी ऑन द सच एसेट ड्यूरिंग द पीरियड एंडेड 31 मार्च 19 एंड 31 मार्च 20। बढ़िया क्वेश्चन है सर। इसने प्रॉपर्टी खरीदी है 21 सितंबर 18 को और इसका पहला साल एंड होगा 31 मार्च 2019 को। उस समय तक इसने असेट को यूज़ नहीं किया तो आपको डेप्रीसिएशन नहीं मिलेगा, क्योंकि डेप्रीसिएशन क्लेम करने के लिए यूज़ करना ज़रूरी है, चाहे एक्टिव यूज़ हो चाहे पैसिव यूज़ हो, यूज़ करना ज़रूरी है, जो कि इसने नहीं किया। तो पहले साल डिडक्शन मिलेगी नहीं। नाउ द क्वेश्चन इज 19-20 में कितनी मिलेगी? सर 19-20 में इसने इस्तेमाल किया है सर 30 नवंबर को, 30 नवंबर को इस्तेमाल किया, यानी इस्तेमाल किया इसने आखिरी के 4 महीनों में, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो इसके 180 दिन से कम हुए, 180 दिन से कम करने पे रेट होती है आधी। तो जनरली बच्चा ये सोचेगा कि पहले साल में हो गया सर 0% डेप्रिसिएशन, क्योंकि इसमें ऑप्शन ये दे रखे कि आपको डेप्रिसिएशन कितना मिलेगा, 0-40, 20-20, 20-0 या 0-20। तो अधिकतर बच्चे कहेंगे सर 0-20, फर्स्ट ईयर में 0। इसका तो लॉजिक सबको समझ में आता है। एक बात और भी सीखिए कि आपका 20% वाला ऑप्शन वैसे कट गया, आपका 20-0 वाला ऑप्शन वैसे ही कट गया। लड़ाई है इसमें, सच पूछे लड़ाई है तो ए और डी के बीच में है। तो मैं ये बता रहा था कि नेक्स्ट ईयर में आपने 180 डेज से कम भी यूज़ किया है तो भी आपको पूरी रेट मिलेगी। सर ये आप एक्सेप्शनली रूल समझिए क्या? इस रूल ये है कि अगर आपने प्रीवियस ईयर से पहले किसी असेट्स को खरीदा था और तब उसे यूज़ नहीं किया था और प्रीवियस ईयर में आप उसे पहली बार यूज़ करेंगे, तो जितने भी दिन यूज़ करेंगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ जितने भी दिन यूज़ करेंगे, आपको पूरा डेप्रिसिएशन अलाउ होगा। सर इसका आंसर 0 और 40 आएगा। ठीक है, एक आध ऑप्शंस को आप एलिमिनेट करना भी सीखिए, जो बिल्कुल गलत ऑप्शन है, आप समझदार हैं, गलत ऑप्शन को तो आप एलिमिनेट कर ही दिया करो। अ कार इज इंपोर्टेड ऑन 1 अप्रैल 2018 बाय जे लिमिटेड फॉर यूज बाय इट्स एम्प्लॉई। जे लिमिटेड इज अलाउड डेप्रिसिएशन ऑन सच कार एट 15, 20, 40 nil। वेल, अगर आपने कार इंपोर्ट की है और इस कार का इस्तेमाल कंपनी के कर्मचारी करेंगे तो कंपनी को 15% डेप्रिसिएशन मिलेगा। सर कार है, इंपोर्टेड कार हो या आपकी डोमेस्टिक खरीदी गई कार हो, उससे तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। फ़र्क इससे पड़ता है कि अगर आप कार को टैक्सी की तरह यूज़ करते हो तो 30% होगा, और कार को अगर आप ऑर्डिनरी बिजनेस में यूज़ करते हो तो 15% होगा। इंपोर्टेड कार से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 15% इसका आंसर रहने वाला है। चलिए सर, ओके। 11
क्वेश्चन है वेयर एन एसएससी इज कैरिंग ऑन अ स्पेसिफाइड बिजनेस रेफर टू इन सेक्शन 35 AD ही शैल बी अलाउड डिडक्शन। वेल, अगर कोई पट्टा स्पेसिफाइड बिजनेस चला रहा है, कुछ खास तरह के बिजनेसेस हो रहे हैं, तो क्या होगा, उसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अलाउ होगा रेवेन्यू कैपिटल एक्सपेंडिचर दोनों अलाउ होगा कैपिटल एक्सपेंडिचर अलाउ होगा, गुडविल लैंड फाइनेंशियल के अलावा सही लिखा है थोड़ा सा, और डी बिल्कुल सही लिखा है कि इसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अलाउ होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर अलाउ होगा, लेकिन जमीन खरीदने पे डिडक्शन नहीं मिलेगी, बिल्डिंग खरीदने पे डिडक्शन नहीं मिलेगी, गुडविल खरीदने पे डिडक्शन नहीं मिलेगी, और एक वर्ड और होता है कॉल्ड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, उनको खरीदने पे डिडक्शन नहीं मिलेगी। तो कुछ खास तरह, वैसे क्या होता है जनरली बिजनेसेस में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अलाउ होते हैं, लेकिन जो स्पेसिफाइड बिजनेस होते हैं उसमें रेवेन्यू के साथ साथ कैपिटल एक्सपेंडिचर भी अलाउ होता है। ठीक है सर, चलिए, और सेक्शन 35 AD में लिखा है ये वाली बात कि कैपिटल एक्सपेंडिचर भी अलाउ होंगे, आप इसमें सारा पढ़ पाएंगे। हाँ, 10,000 से ज्यादा पेमेंट नहीं करना एक बार में सिंगल डे पे, वो रूल तो इस पे इन बिजनेसेस पे भी होता है। बाय द वे, आप जानना चाहिए आपको स्पेसिफाइड बिजनेस क्या होते हैं। तो जो लोग कोल्ड चेन फैसिलिटी ऑपरेट करते हैं, जो लोग एग्रीकल्चर प्रोड्यूस या शुगर को स्टोरेज करते हैं, जो लोग 2 स्टार या उससे बड़ी कैटेगरी के होटल्स चलाते हैं, अगर कोई लोग नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम पाइपलाइन के स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते हैं, हॉस्पिटल चलाते हैं, हाउसिंग प्रोजेक्ट डेवलपमेंट में हैं, अफोर्डेबल हाउसिंग बिजनेसेस में हैं, फर्टिलाइजर्स प्रोड्यूस करते हैं, आईसीडी इनलैंड कंटेनर डिपो, सीएफएस कंटेनर फ्रेट स्टेशन का काम करते हैं, बी कीपिंग एज वेल एज द प्रोडक्शन ऑफ हनी एंड बी वैक्स, laying and operating a slurry pipeline for the transportation of iron ore, setting and operating a semiconductor wafer fabrication manufacturing unit, और developing and maintaining and operating and developing infrastructure facility। वेल, तो काफ़ी लंबा लेकिन ये इन सारे बिजनेसेस के लिए है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी अलाउ होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर भी अलाउ होगा, लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर की आड़ में आप लैंड, बिल्डिंग, गुडविल और शेयर्स वगैरह, दैट इज फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स नहीं ले सकते, उनकी डिडक्शन नहीं है। चलिए, बड़ा क्वेश्चन था। वेल, अगला क्वेश्चन क्या था? अच्छा, ऑप्शन पहले आ गए। कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट इनकर्ड बिफोर 1 अप्रैल 2001। वेल, कैपिटल गेन वाले चैप्टर में क्या होता है, आप चीज को खरीदते हो, कॉस्ट ऑफ परचेज, उसका इंडेक्सेशन होता है। परचेज करने के बाद आपने एक और बिल्डिंग बनाई, या जैसे ऊपर एक 2 मंजिल के ऊपर तीसरी मंजिल बनाई, उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, उसको भी कंसीडर करते हैं। लेकिन अगर आपका जो इंप्रूवमेंट कॉस्ट है वो अप्रैल 2001 से पहले लग चुका हो, अप्रैल 2001 आपका कट ऑफ ईयर है, याद रखिएगा, इसका आपका स्टार्टिंग का 01, 02 का इन्फ्लेशन इंडेक्स 100 होता है वहां पे, तो उस कट ऑफ ईयर से पहले अगर इंप्रूवमेंट कॉस्ट हो चुकी है तो इसे इग्नोर किया जाएगा, उसे इग्नोर किया जाएगा। अप्रैल 01 के बाद अगर इंप्रूवमेंट कॉस्ट है उसे कंसीडर किया जाएगा, लेकिन उससे पहले जो है उसे इग्नोर किया जाएगा, हिंदी में आएगा अनदेखी की जाएगी या उपेक्षित किया जाएगा। ठीक है सर। इन केस ऑफ कंपल्सरी एक्विजिशन इंडेक्सेशन शैल बी डन टिल द previous year of compulsory acquisition, previous year in which the full compensation received, previous year in which part of full compensation is received in any year at the discretion of the government। सर, इसको आप क्लियर समझिएगा क्वेश्चन को। मान लीजिए जुलाई 18 में आपकी प्रॉपर्टी को गवर्नमेंट ने ले लिया, और मान लेते हैं कि अगस्त 20 में आपको थोड़ा या पूरा मुआवजा मिला, तो आपकी जो टैक्सेबिलिटी है ना, वो टैक्सेबिलिटी तो होगी मुआवजा मिलने के बाद, यानी अगस्त 20 तो आपका प्रीवियस ईयर 2021 हो गया। लेकिन जो ट्रांसफर ईयर है ना, कैलकुलेशन के पर्पज से जो ट्रांसफर ईयर है वो माना जाएगा सर 18-19। तो प्लीज आप समझिए कि कंपल्सरी एक्विजिशन में 2 बातें हैं। टैक्सेबिलिटी तब होती है जिस ईयर में मुआवजा मिलता है, और अगर इंडेक्सेशन के पर्पज से देखें तो वो ट्रांसफर ईयर है विच इज 18-19, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया। ठीक है सर, तो इस तरह से आप ए ऑप्शन पाएंगे, क्योंकि इसमें इंडेक्सेशन के पर्पज से क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान देना किस पर्पज से पूछा है। ओके, इन केस ऑफ सिक्योरिटी हेल्ड इन डीमेट फॉर्मेट फॉर सेल डैश डैश शुड बी कंसीडर्ड, एंड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ पीरियड ऑफ होल्डिंग पीरियड शुड बी कंसीडर्ड।
वेल पहले क्या था सर, शेयर्स जो होते थे वो लोगों के पास यानी शेयर होल्डर्स के पास फिजिकल फॉर्मेट में होते थे। बाद में डीमैट कल्चर आया, अभी डीमैट कल्चर ही चलता है, तो लोगों ने अपने शेयर्स को डीमैट के लिए दे दिया। ठीक है, तो अब डीमैट के पास जो एंट्री होती है वो फीफो के हिसाब से होती है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के हिसाब से उसमें एंट्री होती है। तो सेल कौन सा हुआ होगा, सेल कौन सा हुआ होगा, इसके लिए फीफो मेथड अपनाया जाता है, यानी डिपॉजिटरी ने किसको पहले एंटर किया उसी का पहले आउटफ्लो होगा। लेकिन सिक्योरिटी का जो होल्डिंग पीरियड है वो ओरिजिनल होल्डिंग पीरियड देखा जाएगा। किसी समझ नहीं आ रहा, मान लीजिए कि आपने किसी शेयर को 2004 में खरीदा था, बहुत साल तक आपने उसे फिजिकल फॉर्मेट में रखा और आपने उसे 2018 में डीमैट के लिए दे दिया, और मान लीजिए कि डीमैट कराने के 6 महीने के अंदर सेल हो गया, तो क्या इस एसेट्स का होल्डिंग पीरियड 6 महीने है? नहीं, एसेट्स को तो आपने खूब साल होल्ड किया, 18-20 साल होल्ड कर लिया आपने, 15-17 साल होल्ड कर लिया। तो होल्डिंग पीरियड के पर्पज से तो आपका परचेज का डेट देखा जाएगा, और बाकी यहां जो सेल होता है, कौन सी सिक्योरिटी सेल हुई उसके लिए डीमैट में एंट्री की तारीख देखी जाती है। तो सेल के पर्पज से तो आपकी देखी जाएगी डेट ऑफ एंट्री इन डीमैट, और होल्डिंग पीरियड के पर्पज से आपकी देखी जाएगी ओरिजिनल डेट ऑफ एक्विजिशन। थोड़ा टफ क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, इनकम अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज टैक्सेबल ऑन ड्यू बेसिस, रिसीप्ट बेसिस, ऑन द बेसिस ऑफ मेथड ऑफ अकाउंटिंग रेगुलरली एम्प्लॉयड बाय द एसएससी, सी और सी। अलग अलग इनकम के साथ टैक्सेबिलिटी अलग अलग होती है भाई। अदर सोर्स में ये कहता है कि इंटरेस्ट जब रिसीव होगा तब आप इस इनकम मानोगे, या इंटरेस्ट जब अब अर्न कर लोगे तब मानोगे। तो ये डिपेंड करेगा जो जिसका असेसमेंट हो रहा है उसने कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसी अपना रखी है, जो उसने अडॉप्ट कर रखी है वही उसके असेसमेंट के पर्पज से यूज होगी। सर सी आंसर होगा इसका, ठीक है। ऐसे ही बिजनेस में भी होता है, पीजीबीपी में भी कुछ लोग रिसिप्ट बेसिस अकाउंटिंग करते हैं, कुछ लोग अक्रूवल बेसिस अकाउंटिंग करते हैं, वहां पे भी ऐसे ही चलता है, ठीक है सर। अगला क्वेश्चन है, इंटरेस्ट ऑन पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट इज एग्जेम्प्ट अप टू डैश डैश फॉर एन इंडिविजुअल। ये तो आसान है, 3500 आ जाएगा सर इसका आंसर। 3500 7,000 कब होता है? जॉइंट अकाउंट होता है तो 7,000 होता है, वैसे 3500 होता है। तो क्या नियम है सर कि चलो हिंट लिखा हुआ है कि सेक्शन 1015(1) कहती है कि अगर सिंगल अकाउंट है पोस्ट ऑफिस में तो 3,500 तक का इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट होगा, जॉइंट अकाउंट होगा तो 7,000 तक एग्जेम्प्ट होगा। इसके अलावा एटीटीटी का डिडक्शन होता है, एटीटीटी 10,000 तक का डिडक्शन इसके अलावा होता है, और एटीटीटी बी का डिडक्शन होता है सीनियर सिटीजन के लिए 50,000 तक का होता है। तो क्या बात चल रही है कि अगर पोस्ट ऑफिस में बचत खाता खुलाओगे और मान लीजिए ब्याज कमाओगे, मान लीजिए अगर आपने 18,000 ब्याज कमाया तो पहले 3,500 तो वैसे ही एग्जेम्प्ट हो जाएगा, और उसके अलावा 10,000 का और भी डिडक्शन आपको मिलेगा, ठीक है सर। चलिए मैं कुछ ज्यादा रूल समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डिडक्शन अवेलेबल ऑन इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम इनहेंस्ड कॉम्पनसेशन? 60%, 50%, तो समझ लीजिए इनहेंस्ड कॉम्पनसेशन मतलब दैट इज पहले आपको मुआवजा मिला था मान लीजिए 50 लाख, फिर आप उससे सेटिस्फाई नहीं थे तो आपको 20 लाख रुपए और मिला। आपने जब अपील करी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तो आपको 20 लाख रुपए और मिला। मान लीजिए वो देर से मिला तो उसका ऊपर इंटरेस्ट मिला। तो बात यह कि वो जो इंटरेस्ट मिला आपको इनहेंस्ड कॉम्पनसेशन पे, उसका 50% एग्जेम्प्ट है, 50% टैक्सेबल है। तो 50% आपका एग्जेम्प्ट, हाफ टैक्सेबल, ये आपको रूल याद रखना है। चलिए 2-3 क्वेश्चन और है, जल्दी से निपटाते हैं। Where the spouse of an individual gets any remuneration from a concern in which such individual has substantial interest, then such remuneration shall be included in the income of individual। ठीक है, मान लीजिए एक होते हैं मिस्टर ए और एक इनकी वाइफ होती है। मिस्टर ए के पास 35% शेयर होते हैं किसी कंपनी के। ऑब्वियसली बात है 20% से ज्यादा शेयर होने पे सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होता है। इसका ये मतलब होता है कि ए की उस कंपनी में अच्छी खासी चलती है। अब इसकी वाइफ को वहां पे उसी कंपनी में इसने जॉब पे लगवा दिया, मान लेते हैं जॉब पे लगवा दिया, ठीक है सर। अब कहानी ये है कि अगर इसकी वाइफ के अंदर टेक्निकल क्वालिफिकेशन है और उसे सैलरी उसकी क्वालिफिकेशन के बेसिस पे मिलती है तो वो इनकम उसकी वाइफ के अंदर ही जोड़ी जाएगी
क्योंकि उसको उसकी क्वालिफिकेशन यानी मेहनत के बदले पैसा मिलता है, ठीक है। लेकिन अगर इसकी वाइफ को बिना क्वालिफिकेशन के अगर सैलरी मिलती है, रेम्यूनरेशन मिलता है, तो वो इनकम ए में मानी जाएगी, ठीक है। तो प्योर कंडीशनल क्वेश्चन है, कोई पर्सन है, उसका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है और उसका जो स्पाउस है उसे बिना क्वालिफिकेशन के अगर रेम्यूनरेशन मिलता है, तो ऐसा रेम्यूनरेशन जिसे मिलता है उसकी सैलरी में नहीं जाएगा, उसकी इनकम में नहीं जाएगा, बल्कि जिसने कह दो उसे वहां लगवाया हुआ है, जिसने उसे जॉब दिलाई हुई है, उसके में जोड़ा जाएगा। ऑप्शंस आप देख लीजिएगा, ठीक है सर। अगर मैं फिर कहता हूं, अगर जीवन साथी को उसकी योग्यता के चलते पेमेंट मिलता है तो वो उसी में जाएगा, अदरवाइज, ठीक है। सॉरी, लास्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट। एग्जेम्पशन इज अवेलेबल अंडर सेक्शन 1032 व्हेन अ माइनर्स इनकम इज क्लब्ड विद द इनकम ऑफ द पेरेंट, सही है। द मैक्सिमम एग्जेम्पशन अवेलेबल इज अप टू ₹1500 in respect of each minor child, सही है। up to ₹1500 in respect of each minor child subject to maximum 2 children, 2 बच्चों की लिमिट नहीं है इसमें। 2000 की नहीं, इसमें ये वाला सही था, ये ए वाला ऑप्शन सही था कि जैसे अगर मान लीजिए कि किसी के 4 माइनर बच्चे हैं तो चारों की इनकम मम्मी या पापा में जाएगी, तो पहले बच्चे को जोड़ेंगे और फिर 1500 तक लेस करेंगे, दूसरे बच्चे को जोड़ेंगे 1500 तक लेस कर पाएंगे। ऐसे ही सी और डी में होगा सर। इसमें 2 बच्चों की कोई लिमिट नहीं है, जितने बच्चों की क्लबिंग होगी उतने बच्चों के रिगार्डिंग एग्जेम्पशन भी होगी। 80C में ट्यूशन फीस में 2 बच्चों की लिमिट होती है, क्लबिंग में कोई लिमिट नहीं होती है, सर याद रखिएगा। और 2000 का तो कोई रूल ही नहीं है, सी और डी तो बकवास ऑप्शन है, ठीक है। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C to 80U आर नॉट अलाउड फ्रॉम LTCG जो 112 के तहत होता है, उसमें से डिडक्शन 80C से 80U का नहीं मिलता। कैजुअल इनकम में से भी डिडक्शंस नहीं मिलते। STCG कवर्ड 111A में उसमें से भी आपको कहें डिडक्शन नहीं मिलते, ठीक है। वैसे देखो रूल क्या है, GTI में से डिडक्शंस मिलते हैं, लेकिन अगर आपकी इनकम के अंदर ये 3 इनकमें हैं, LTCG, कैजुअल और STCG, तो फिर डिडक्शन नहीं मिलेंगे। मैं जल्दी से क्लियर बताऊं, मान लो आपके पास 1 लाख रुपए की इनकम है, 1 लाख की ये इनकम है और 1 लाख की ये इनकम है, और अदर इन सब के अलावा आपके पास 2 लाख की नॉर्मल, मान लीजिए 1 लाख रुपए की और, मान लीजिए 1 लाख रुपए की और इनकम है, नॉर्मल इनकम। तो वैसे क्या होता है, 80C से 80U तक आपको कई डिडक्शंस मिलते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में आपके मैक्सिमम डिडक्शन जो होंगे वो 1 लाख तक ही होंगे, यानी सब्जेक्ट टू द नॉर्मल इनकम, क्योंकि इन तीनों में से तो आप डिडक्शन ले ही नहीं सकते। थोड़े से टफ क्वेश्चन आए, होप आपको समझ में आए होंगे। चलिए, वीडियो सुनने के लिए थैंक यू वेरी मच।